हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का प्रिस्टाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जो पॉलिटिकल साइंस के डोमेन सब्जेक्ट के सेकंड क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें हमने फर्स्ट क्लास में चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स थे उन सबको देखा था, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कि इनिशियल टाइम में जब देश का बंटवारा हुआ तो उस टाइम पे क्या क्या समस्याएं मौजूद थी और उसके बाद किस तरीके से जूनागढ़ का विलय होता है, ये प्रिंसली स्टेट का क्या प्रॉब्लम था, इन सारी चीज़ों को हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। आज की क्लास में उससे आगे डिस्कस करेंगे कि भाई मणिपुर की समस्या क्या थी, मणिपुर को किस तरीके से विलय किया गया, हैदराबाद का क्या समस्या था और किस तरीके से लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का डिमांड किया गया और उसके बेसिस पे किस तरीके से चीज़ों को किया गया, इन सारी चीज़ों को आज क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से अपना पेन पेपर लेके बैठ जाइए और एक एक चीज़ को नोट डाउन करना है। जो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आएंगे उसको भी मैं हाईलाइट करके बता दूंगा कि आपको ये पहले क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो उन सारे चीज़ों को आज के क्लास में देखना है, ठीक है। तो सभी लोग रेडी हो जाइए, चलते हैं आगे। तो देखिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं प्रिस्टाइन क्लासेस से पहले भी बहुत अगर आपको आईटीपी बीए बीएड करना है, उसमें अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो उसके लिए एकमात्र जो आपका जो संस्था है वो क्या है, प्रिस्टाइन क्लासेस है। इसके लिए यूट्यूब पे तो आप जुड़े ही हैं, साथ में इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाइए, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे जो नोटिफिकेशन है, इन्फॉर्मेशन है और बहुत सारे जो चीज़ें हैं वहाँ पे मिलते रहेंगे। ऑफिशियल ऐप प्रिस्टाइन क्लासेस का डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीवाई की और बाकी बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी मिलते जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए और अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझना हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, प्रिस्टाइन क्लासेस के द्वारा जो है डिफरेंट आईटीपी बीए बीएड का कोर्स, साथ में ठीक है बीएससी बीएड का, बीकॉम बीएड का और जो लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए डोमेन बैच, नॉन डोमेन बैच, इन सारे बैच को लाया गया है। अगर आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है और आपको एक अच्छे यूनिवर्सिटी से बीएड करना है, बीए बीएड करना है, बीएससी बीएड करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए एक जो ट्रस्टेबल इंस्टीट्यूशंस है वो बस प्रिस्टाइन क्लासेस है। और जिसका कि कोर्स प्राइस अभी कितना है, 3500 है, लेकिन अभी ऑफर प्राइस में चल रहा है तो आपको 2450, ठीक है, में मिल जाएगा। और इसमें क्या क्या मिलता है भाई, लाइव क्लासेस तो मिलेगा ही और ये क्लासेस आपके रिकॉर्ड फॉर्म में अवेलेबल रहेंगे जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाते हैं, ठीक है। क्लास नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, डाउट सेशन एक्स्ट्रा मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज भी। आप एक बार अगर कोर्स ले लेते हैं तो आपको अलग से कुछ नहीं लेना पड़ता है। बहुत जगह आप लोग फंस जाते हैं कि एक बार लाइव क्लास ले लिए फिर टेस्ट सीरीज अलग से लेना है, ठीक है, नोट्स का अलग लेना है, गाइडेंस के लिए अलग, मेंटरशिप के लिए अलग लेना है। तो यहाँ पे ऐसा कोई झमेला नहीं, एक बार आपने क्लास में ज्वाइन कर लिया तो सारा कुछ मिल जाएगा। प्रॉपर गाइडेंस का मतलब है कि आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, किस तरीके से भाई स्टडी करना है, यहाँ पे आपको स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ों क्या आपके लिए बेस्ट होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी यूनिवर्सिटी सही होगा, क्या आपका कॉम्बिनेशन किस तरीके से आप बना सकते हैं सब्जेक्ट का, सारा गाइडेंस आपको यहाँ पे एक बार कोर्स में जुड़ने से मिल जाएगा। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप क्या करेंगे, इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का जो सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हो चुका है तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग वो देख चुके होंगे, ठीक है। तो आज हम उसी में से आगे देखेंगे। पिछले क्लास में हमने जो डिस्कस किया था मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि स्टार्टिंग में जो इंडिपेंडेंट का जो सबसे बड़ी समस्या है कि भाई देश का बंटवारा हो गया, दो टुकड़े में देश बंट गया। अब दो टुकड़ों में अगर देश बंट गया तो यहाँ पे समस्या थी कि भाई बहुत हाई लेवल मास लेवल माइग्रेशन हुआ जो कि आज तक इतिहास में नहीं हुआ था। बहुत सारे वायलेंस हुआ धर्म को लेके और इसमें कि बहुत सारे लोग मारे गए। तो इन सारे समस्याओं को तो हम लोगों ने समझ लिया था पिछले क्लास में। उसके बाद जो सेकेंड समस्या आया था हमारे पास प्रिंसली स्टेट का, कि भाई जो प्रिंसली स्टेट था उनके पास क्या था, तीन ऑप्शंस थे, ठीक है। या तो वो पाकिस्तान से जुड़ सकते थे, या तो इंडिया से जुड़ सकते थे, या तो इंडिपेंडेंट रह सकते थे। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं था कि इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन हाँ उनके पास ऑफिशियली ब्रिटेन के द्वारा पावर था, क्योंकि बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट थे वो क्या थे कि उन्होंने ब्रिटेन को मतलब अपने ऊपर से सुपरियरिटी पारामाउंडेंसी माना था, लेकिन उनका कुछ मामलों में उनके पास थोड़ा बहुत पावर चलता था, ठीक है। वो उनको टैक्स देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट चले गए तो उन्होंने अपना
वो छोड़ दिया है, ठीक है, कि आपको पूरा फ्रीडम इंडिपेंडेंट दिए। जिस दिन आज़ाद हुआ देश, तो आज़ाद सिर्फ भारत का जो ब्रिटिश भारत था वही नहीं हुआ, साथ साथ में प्रिंसली स्टेट भी हुआ। तो प्रिंसली स्टेट के पास ये ऑप्शन थे। अब दिक्कत था कि एक तो ऑलरेडी पाकिस्तान अलग हो चुका है, और अब जो प्रिंसली स्टेट है वो भी अगर अपने आप को आज़ाद घोषित कर लेंगे तो समस्या होगी कि भाई इस देश के कितने टुकड़े हो जाएंगे। उस टाइम पे ऑलमोस्ट हमने बताया था 560 से 62 के आसपास प्रिंसली स्टेट थे। अब इतने अगर टुकड़े में देश बटा रहेंगे तो बताइए कितना ज़्यादा खराब हो जाएगा कंडीशन। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस जिम्मेदारी को निभाया। आपको साथ साथ में ये याद रखना कि जो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो भी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, ठीक है। तो उन्होंने, और होम मिनिस्ट्रीज का भी उनके पास था, तो उन्होंने एक एक करके सारे प्रिंसली स्टेट को तो मना लिया बातचीत करके, ठीक है, बहुत तरह की चीज़ों से। समस्या कुछ जगह आई, जो कुछ जूनागढ़ में समस्या आई, जूनागढ़ का समस्याओं का समाधान हम लोग देख लिए थे। अगला जो सबसे ज़्यादा समस्या आया था कश्मीर में आया था। कश्मीर का हम लोग जब आगे एक चैप्टर है, जब क्या कहते हैं स्टेट को लेके, वहाँ पे हम लोग देखेंगे कश्मीर का स्पेसिफिक रूप से वहाँ पे देखेंगे। और एक जो मेजर प्रॉब्लम आया जहाँ पे हैदराबाद में क्या था कि एक मुस्लिम रूलर था, निज़ाम था वहाँ पे, ठीक है। पहली बात तो हैदराबाद और मणिपुर का देखना है। तो हैदराबाद देखिए क्या था कि सबसे, मतलब उस टाइम में जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उसमें सबसे ज़्यादा, मतलब लार्ज क्या कह सकते हैं कि एरिया था उनके पास, एरिया वाइज भी था, मतलब पैसों के हिसाब से भी बहुत अमीर वहाँ के निज़ाम थे, समझिए। मतलब उनका कपड़ा वपड़ा जो है बाहर से धुल के आता था फॉरेन से, बहुत ही और अय्याश टाइप के निज़ाम थे। तो इतने, और था कि हैदराबाद चाह रहा था कि भाई मैं अलग रहूँ। अब हैदराबाद वाला जो एरिया है, समझ लीजिए अभी का जो क्या कहते हैं तमिलनाडु है, आपका कुछ महाराष्ट्र का हिस्सा, इन सारे का हिस्सा मिला हुआ था, ठीक है। जैसे इंडिया का जो सेंटर वाला एरिया है, ठीक है, वो पूरा था उनके पास, ठीक है। तो सेंट्रल वाले एरिया में जब वो पूरा था तो समस्या थी कि भाई ये चाह नहीं रहे थे, हैदराबाद चाह नहीं रहा था कि हम भारत से मिले, पाकिस्तान से मिले, और भारत से तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहते। अगर मिलना पड़े ही, मजबूरी ही आ जाए तो किससे मिलेंगे, पाकिस्तान से मिल जाए। अब बताइए ये पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है। और इसके चारों तरफ भाई इंडिया की टेरिटरीज थी, ठीक है। ये भी नहीं था कि अलग था तो भाई चलो ठीक है, नहीं अगर रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम से अलग नहीं था। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान साइड में था, बांग्लादेश जो बना एक साइड में था। ऐसा नहीं है ना कि इसके चारों तरफ कोई देश और है, ये भारत का एरिया आ रहा हो। तो भारत का ऐसा था नहीं कि कोई एरिया आ रहा था। तो दिक्कत ये थी कि अभी जो देखिए, जैसे आपको बताया कि महाराष्ट्र का हिस्सा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारा का जो मेजर पार्ट था, ये सारा आपका हैदराबाद प्रिंसली स्टेट में आता था। अब एरिया वाइज आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा एरिया इसके पास था, और ये कह रहे भैया कि हम तो नहीं मिलेंगे। अब परेशानी है कि कैसे मिलाया जाए इनको। तो जो रूलर थे, ठीक है, देखिए उस टाइम के रूलर क्या थे, रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड थे, लगभग समझिए उस टाइम पे अंबानी सब टाइप के लेवल के रिच थे उस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड में रिचेस्ट कहा जा रहे हैं, देश में नहीं, वर्ल्ड में, विश्व में, क्योंकि पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी। अब इतनी संपत्ति हो, सब कुछ हो, तो क्यों ही चाहे कोई कि हम मिल लें किसी देश से, क्योंकि अगर मिलेंगे तो हमारी पावर चले जाएगी, और यहाँ पे नहीं मिले रहेंगे तो हमारे पास पूरा पावर हमारे पास रहेगा। तो इस वजह से वो नहीं चाहते थे मिलने के लिए, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। अब इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, 1947 आ गया, तो उसने क्या किया कि सितंबर में 1947 में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया। याद रखिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया, ठीक है। और इस एग्रीमेंट ये कब हुआ था, सितंबर, ठीक है, सितंबर 1947 में। अब इस एग्रीमेंट के साइन करने से क्या हुआ कि ये बात हुई कि भाई भारत, जो स्थिति, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि जो स्थिति अभी वर्तमान बनी है कि भाई वो अलग एक प्रिंसली स्टेट है, भारत अपना एक अलग मतलब नेशन के रूप में बन चुका है, तो वही स्थिति बना रहे, ठीक है। एक साल के लिए था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, मतलब उन्होंने बोला कि भाई एक साल हमको सोचने का टाइम दो, और उसका प्लान था कि भाई एक साल में हम क्या करेंगे, तो पाकिस्तान से मिल लेंगे, या घोषणा कर देंगे कि हम नहीं मिल सकते हैं। और उसको डर था कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन था, ठीक है,
हैदराबाद के जो प्रिंसली स्टेट में पॉपुलेशन था वहाँ पे 85% था मुस्लिम, वो हिंदू रूल, ठीक है, 85% हिंदू था। रूलर कौन था? मुस्लिम था। तो अलग अलग रिलीजन की वजह से तो उनको निज़ाम को डर था कि हो सकता है कि यहाँ के लोग विरोध कर दें, तो इन्होंने एक साल इसीलिए मांगा था कि तब तक में जो हमारे विरोधी लोग हैं, ये जो नहीं चाहते कि हैदराबाद इंडिपेंडेंट रहे, या और ये ऐसा लोग जो कि चाहते हैं कि हैदराबाद इंडिया के साथ मिल जाए, जैसे कांग्रेस के जो कुछ लोग थे जो आज़ादी मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट में लड़ाई ले रहे थे, इन सबको पहले शांत कर देते हैं। अब शांत कर देंगे, मन करने का मतलब क्या है कि इन सबको हटा देते हैं, मार देते हैं, कुछ भी, ठीक है, दबा देते हैं। और ये सब दब जाएंगे तो फिर अगर वो क्या कहते हैं, कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता है कि आप किसी के साथ विलय कर ही लो। तो ये इनका प्लान था। तो इन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया, और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करते ही, ठीक है, निज़ाम ने, ठीक है, सितंबर में हुआ था बातचीत, नवंबर में साइन हुआ था, ठीक है, 1 ईयर के लिए। अब इसके बाद क्या हुआ कि पीपल मूवमेंट्स ग्रू अगेंस्ट द हिज रूल, ठीक है, लोगों ने उनके खिलाफ रूल मतलब मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा किसानों को समस्याएं हो रही थी, ठीक है, वहाँ के जो लोग थे, ठीक है, चाहे किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा था ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, ठीक है, वहाँ पे ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स का मतलब देखिए, देश की आज़ादी में लोग सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं चाह रहे थे, लोग जो उनके ऊपर, जैसे कि मान लीजिए लैंडलॉर्ड्स हैं, किंग है, जो कि अत्याचार कर रहे थे, उन सबसे आज़ादी चाह रहे थे। वही मान लीजिए हम ब्रिटेन को हटा दिए, ब्रिटेन को हटाने से तब नॉर्मल जनता को क्या फ़ायदा हुआ? वो तो राजा को फ़ायदा हो गया कि राजा के ऊपर अब टैक्स नहीं देना है, और जनता को, जो नॉर्मल जनता है, आम जनता है, वो तो उसी कंडीशन में है, उसको अभी भी लैंडलॉर्ड्स के द्वारा दबाया जा रहा है, ठीक है, उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से ये लोग धीरे धीरे मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिए वो, ठीक है, और इसी वजह से उन्होंने इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया था। इसमें वुमेन्स भी जुड़े थे बहुत ज़्यादा मात्रा में। और हैदराबाद का जो सिटी था वो बन गया क्या, एक सेंटर बन गया रेजिस्टेंस का, ठीक है, जिसको कि वहाँ के कम्युनिस्ट लोगों ने और हैदराबाद के स्टेट कांग्रेस ने लीड कर रहे थे, ठीक है। अब इसके विरोध में, ठीक है, अब इसके विरोध में क्या हुआ कि निज़ाम भी कुछ करेगा। निज़ाम ने एक रजाकार बनाया, ठीक है, रजाकार क्या है, एक समझिए पारामिलिट्री टाइप का, आर्मी टाइप का, फोर्स टाइप का था, जो कि निज़ाम का था। अब रजाकार का काम क्या था कि चुन चुन के उन सारे लोगों को ख़त्म करना जो कि निज़ाम के अगेंस्ट में है, चाहे किसी कारण से हो, चाहे मान लीजिए क्या कहते हैं, किसान हो, चाहे वुमेन्स हो, चाहे वो नहीं चाहते हो कि हैदराबाद इंडिपेंडेंट रहे, चाहे वो देश भारत में विलय करना चाहते हो, चाहे कोई भी कारण हो, लेकिन वो क्या है, इनका काम था टारगेट करके उनको करना। और वायलेंस हाई लेवल पे बढ़ा, क्योंकि नॉर्मल जो गरीब जनता है, आम जनता है, वो हैदराबाद के जो निज़ाम है उनके खिलाफ है, ठीक है, ये अलग कर रहे हैं। तो निज़ाम को, मूवमेंट को क्रश करने के लिए निज़ाम ने पैरामिलिट्री फोर्स किया, और रजाकार कमिटेड था एट्रोसिटी के लिए, मर्डर्स, रेप, लूटिंग, कम्युनल वायलेंस, मतलब दम के किया। जो अलग रिलीजन्स के, मान लीजिए हिंदू जो जितने थे वहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ये सारी चीज़ें किया गया कि भाई अत्याचार, हत्या, मारना, कहीं पे लूट लेना, जैसे किसी के यहाँ जाना घर में तो रेप कर देना, मार देना, प्लस में जो भी धन संपत्ति है उनका वो भी लूट के ले आना। तो हत्या, मतलब ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बढ़ गया, ठीक है। अब इसमें जो इसमें एक बात को ध्यान रखिए, जो रजाकार्स को महावत खान करके एक थे, ठीक है, जो रजाकार्स को लीड कर रहे थे, लीडर्स मतलब कह सकते हैं, या पैरामिलिट्री फोर्स के हेड थे, तो वो लीड कर रहे थे, और वो बहुत क्रूल टाइप का आदमी था, ठीक है, वो दम से अत्याचार किया। इस अत्याचार को जब भारत सरकार भी को पता चल रहा था, भारत सरकार के साथ मजबूरी था कि भारत सरकार ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया था, कि इसका मतलब कि आप हमें 1 साल का टाइम देंगे और आप हमारे मतलब एरिया में कोई भी इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब भारत सरकार को पता चल रहा है कि मतलब कांग्रेस, वहाँ पे कांग्रेस के जो लोग हैं उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, रेप किया जा रहा है, ठीक, मतलब मैं इतना दर्दनाक, इतना बुरा मतलब सलूक था कि वो बताया नहीं जा सकता है शब्दों से, ठीक है, और देखा तो बिल्कुल नहीं जा सकता है। कि आप समझिए कि घर में किसी के यहाँ जाके मार दिया जाए, क्या कहते हैं, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ रेप कर लिया जाए, तो ये किस लेवल पे, कितना ज़्यादा लेवल पे अत्याचार है।
लेकिन सरकार मजबूर थी। सरकार इसलिए मजबूर थी कि भाई वो हमारा भी पार्ट नहीं बना था। लेकिन सरकार ने एक टाइम आने के बाद बोला कि भाई नहीं, अब नहीं हो पाएगा। ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया, जो कि नवंबर में जैसे ख़त्म होने वाला था, तो सितंबर 1948 में, ठीक है, 2 महीने पहले ही सरकार ने बोला कि अब नहीं बर्दाश्त होगा, हाई लेवल पे चला गया। तो सरकार ने कुछ अपने फोर्स को, ठीक है, पुलिस को, आर्मी को वहाँ पे भेजा और 3 दिन तक, बस देखिए 13 सितंबर को भेजा था, ठीक है, 4 दिन तक चला एकदम से। 17 तारीख को निज़ाम ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, भारत सरकार के पास अच्छा खासा फोर्स था, ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया फोर्स था, लेकिन बहुत अच्छे लेवल पे फोर्स था। तो एक टाइम तुरंत 4 दिन में वहाँ का मामला सलट दिया गया। और इसको यहाँ पे 2 चीज़ याद रखिएगा कि एक ऑपरेशन पोलो किससे रिलेटेड है, तो हैदराबाद के विलय से रिलेटेड है, ठीक है। तो सीता और मंथ याद रखिएगा कि भाई नवंबर में, एक बार आपको बना देते हैं चार्ट, ठीक है। देखिए नवंबर में क्या हुआ, ठीक है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग के लिए आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। नवंबर 1947, ओके, 1947 में क्या हुआ, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। और नवंबर 1947 में क्या हुआ, उसके बाद सितंबर, एक सेकंड रुकिए, इसको थोड़ा, सितंबर 1948, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो। अब ऑपरेशन पोलो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ, 13 को यहाँ से सरकार ने भेजा फोर्स को। इसके बाद बहुत ज़्यादा वो हुआ, क्या कहते हैं कि आपने किसी के इंटरनल मैटर में वो कर दिया, बोला कि हम आर्मी थ्रू भेजे थे, वहाँ पे थोड़ा वो दिक्कत, थोड़ा सा पुलिस भेज के सल्टा दिए, ठीक है। तो ये आर्गूमेंट दिया 13 और 17 सितंबर को सॉरी 17 सितंबर को क्या किया गया कि निज़ाम ने सरेंडर कर दिया, ठीक है, निज़ाम ने सरेंडर कर दिया। निज़ाम ने जब सरेंडर कर दिया तो मतलब उसके बाद 17 तारीख को 18 तारीख तक उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करना पड़ा, फिर उसके पास कोई ऑप्शन था नहीं, ठीक है। कुछ दिन के फाइनल निज़ाम फोर्स सरेंडर किया, हैदराबाद वाज फॉर्मली इंटीग्रेटेड इनटू द इंडियन यूनियन। और इस तरीके से दर्दनाक कहानी के साथ, बुरे तरीके से हैदराबाद को भारत में विलय कराया गया। समझ गए? तो हैदराबाद से विलय से जो क्वेश्चन बनेंगे, 2-3 चीज़ें बनेंगे। हैदराबाद का विलय कर ऑपरेशन पोलो पूछेंगे, ठीक है, रजाकार के बारे में पूछा गया है, रजाकार कौन थे, ठीक है, इस तरीके से। तो आप बोलेंगे निज़ाम के जो है पारामिलिट्री फोर्स था, जो कि कांग्रेस या जो वहाँ पे मूवमेंट जो चल रहा था लोगों के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, उनको दबाने के लिए था। और जो हैदराबाद के विरोध में जो आवाज़ थी उनको दबाने के लिए था, ठीक है। इसका मोहम्मद खान वो था, ठीक है। तो इससे क्या, दिस मार्क द एंड ऑफ निजाम्स रूल एंड द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, इससे यूनिफिकेशन हो गया, ठीक। अब अगला चलते हैं हम लोग किस पे, मणिपुर पे, ठीक है। मणिपुर में मर्जर ऑफ मणिपुर, मणिपुर का कंडीशन क्या था, हैदराबाद का जैसा कंडीशन था वैसा नहीं था। मणिपुर में 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन को साइन कर दिया था, ठीक है। मणिपुर के जो राजा थे वो क्या थे, महाराजा, ठीक है, बोध चंद्र सिंह। क्या नाम है, ये आपसे पूछा जा सकता है। महाराजा बोध चंद्र सिंह राजा थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे देश आज़ाद हुआ। मणिपुर ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था उसमें फुल ऑटोनॉमी सरकार को नहीं दिया था, ठीक है। उसमें से कुछ इंटरनल मैटर पूरा उनके पास था, बस फॉरेन और करेंसी 1-2 चीज़ों पे सहमति बनी थी, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर दिया था। अब सब बात क्या हुई कि जो प्रिंसली रूलर्स थे बहुत सारे, ठीक है, इंडिया में, जैसे कि मणिपुर के किंग, उनको अपना फ्यूचर पता नहीं था, किस तरीके से फ्यूचर मेरा रहेगा आने वाले टाइम में। उनको लग रहा था कि मेरा जो रॉयल प्रिविलेज है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। भाई राजा होता है तो राजा के साथ बहुत ज़्यादा प्रिविलेज होता है, वो ख़त्म हो जाए उसका डर तो लगेगा ही। अब उस डर के वजह से वहाँ पे उन लोगों में अनसर्टेनिटी थी, लेकिन लोग चाहते थे कि नहीं डेमोक्रेसी आए, जनता चाहती थी डेमोक्रेसी आए। और उस दबाव में आके
देश का सबसे पहला जो इलेक्शन हुआ वो मणिपुर में हुआ। ये एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। फर्स्ट इलेक्शन जो हुआ वो कहाँ पे हुआ? मणिपुर में हुआ। याद रखिएगा, पहली बार जो इलेक्शन हुआ वहाँ पब्लिक प्रेशर में ही हुआ। भले महाराजा ने इंट्रोड्यूस किया डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, और जून 1948 में इलेक्शन वेर हेल्ड इन मणिपुर, द फर्स्ट इलेक्शन इन इंडिया बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, एकदम से वैसे एग्जैक्टली नहीं था, हाँ, लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस में पहली बार जो इंडिया में इलेक्शन हुआ वो मणिपुर में हुआ आज़ाद के बाद। ठीक, इसके बाद क्या समस्या? मणिपुर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई, जैसे ब्रिटेन में है ना कि अभी भी वहाँ पे क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि संविधान भी है, सरकार भी है, पार्लियामेंट है, सब कुछ है, और राजा भी है। जैसे ब्रिटेन में वर्तमान समय में भी क्या है? पार्लियामेंट तो है ही, संविधान भी है। ठीक है, अनरिटन संविधान ये है, और एक राजा भी है, मोनार्की है। मतलब मोनार्की के पास कुछ कम ही पावर रहता है, वहाँ तो ब्रिटेन में तो लगभग नहीं के बराबर है। जो कानून बनाने का पावर होगा वो किसके पास होगा? वो पार्लियामेंट या हाउस के पास, असेंबली के पास होगा। तो उसी तरीके से लगभग कॉन्सेप्ट यहाँ पे मणिपुर में स्टार्ट हुआ। अब जब ये हो गया, ठीक है, वहाँ पे संविधान बन गया, तो वहाँ पे असेंबली में अलग अलग पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे। कोई कह रहा था भाई भारत में हमें पूर्ण रूप से विलय कर लेना चाहिए, कोई कहता था नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं कि मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली क्या हुआ? डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ मर्जर विद इंडिया। ठीक है, कोई क्या कह रहा है भाई हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, ज्वाइन करना चाहिए, कोई कह रहा है ज्वाइन नहीं करना चाहिए। क्यों ज्वाइन करें भाई? हमें अलग एक अपना स्टेट बना के रखेंगे, यहाँ पे अपनी कानून बनाएंगे, हमें इंडिया में ज्वाइन नहीं करना चाहिए। कोई कह रहा है नहीं भाई ज्वाइन कर लेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगा, ठीक है, क्या कहते हैं, हमारा डेवलपमेंट हो पाएगा साथ में अच्छे से। तो वहाँ का जो स्टेट कांग्रेस था भाई, कांग्रेस का तो सब जगह बिछा हुआ था, वहाँ का जो कांग्रेस था वो क्या चाह रहा था? वो ऑब्वियस है इंडिया को ज्वाइन करने के सपोर्ट में रहेंगे। तो वहाँ कांग्रेस ने सपोर्ट किया कि ज्वाइन किया जाए। और जो रीजनल पॉलिटिकल ग्रुप्स थे वो कहते थे आइडिया, ठीक है, वांटिंग रिटेन ऑटोनॉमी, मतलब पूरा अपना स्वतंत्रता बनाए रखें, स्वायत्ता बना हुआ रहे। ये अलग वहाँ के था। तो इस डिफरेंसेस से वहाँ पे क्या हुआ? पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो गया, डिबेट स्टार्ट होना हो गया स्टेट के अंदर ही कि हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये डिबेट चलता रहा, ऑब्वियस है, हर कुछ अगर होता है तो उसके पीछे एक डिबेट तो होता ही है। लेकिन इसके साथ जो है लास्ट में फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि उनको ज्वाइन 1949 में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे उन्होंने, एक्चुअली में हुआ कि वहाँ के राजा को बुलाया गया, शिलोंग बुलाया गया था 1949 में, और वहाँ के राजा को समझाया कि देखो ऐसा है कि तुम ज्वाइन कर लोगे, तुम्हारा फ़ायदा है। तो किंग भी मान गया, तो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली को भी प्रेशराइज करके मना दिया गया। और इसमें एक चीज़ और हुआ कि जब ज्वाइन कर लिया गया, इंडिया ने, मतलब मणिपुर पूर्ण रूप से इंडिया का पार्ट बन गया, तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, वहाँ का जो रीजनल पार्टी था उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि ये ज़बरदस्ती प्रेशराइज करके बनाया गया है, मतलब मिलाया गया है। तो ये बहुत बार बार सवाल उठते रहता है कि मणिपुर क्या अपने मन से मिला था, ये ज़बरदस्ती मिलाया गया था। ठीक है, बहुत सारे डिस्कशन के बाद महाराजा ने साइन कर दिया मेजर एग्रीमेंट, ठीक है, सितंबर 1949 में। ठीक है, इससे क्या हुआ? इंडियन यूनियन में उनका फुल विलय हो गया। उस टाइम पे इंडियन यूनियन में विलय होने का मतलब क्या था कि जो असम प्रांत था, ठीक है, असम का जो एरिया था उसमें मणिपुर को मिला दिया गया था। ठीक, और स्टेट का जो मोनार्की था वो खत्म हो गया, एंड मणिपुर बिकम अ पार्ट ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि स्टेट का जो मोनार्की था वो खत्म हो गया। इस तरीके से मणिपुर का भी विलय हो गया। ठीक है, इससे आगे जाए इससे पहले एक बार टाइम लाइन देख लीजिए कि देखिए 1949 में, ठीक है, 1949 में क्या हुआ? मणिपुर का विलय हो गया। ठीक है, मणिपुर का विलय हो गया पूर्ण रूप से, मणिपुर का विलय हो गया। 1956 में उस टाइम पे क्या हुआ? इसको असम का पार्ट बना लिया गया। ठीक है, असम का 1956 में इसको यूटी बनाया गया, इसको भी ध्यान रखिए, इसको यूनियन टेरिटरीज बनाया गया। जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है उसके थ्रू इसको यूटी बनाया गया अलग से। और 1972 में, ठीक है, कब? 1972 में
इसको स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया, मतलब अलग से इसको एक राज्य बना दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ध्यान रखिएगा टाइम को। पहले ये असम का पार्ट था, फिर 56 में अलग ये यूटी बना, फिर 1972 में क्या हुआ, इसको स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया। क्लियर है इतनी बातें? हैदराबाद और यहाँ पे क्या कहते हैं मणिपुर, दोनों की बातें आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, राज्य का पुनर्गठन। देखिए, जब हम लोग के आज़ादी का टाइम चल रहा था, फ्रीडम फाइटर मूवमेंट चल रहा था, उस टाइम एक बात चल रही थी कि भाई किस तरीके से जब देश अलग होगा तो जो बंटवारा होगा वो किस तरीके से होगा। पहले जो बटा हुआ था डिवीज़न, जो स्टेट या राज्य बना हुआ था, वो किस बेसिस पे बना हुआ था, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, भाई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से कहाँ पे कितना मतलब एरिया को बांटा हुआ था। लेकिन ये कांग्रेस के टाइम पे, स्टार्टिंग टाइम पे ये मान लिया गया था 1921 में, सब जब वी रामास्वामी सबका सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलता है, ठीक है, द्रविड़ मूवमेंट चलता है, तो उस टाइम ये तय कर दिया गया था कि हाँ, कि जब हमारा आज़ादी मिल जाएगा तो जो राज्य का गठन होगा वो राज्य लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग राज्य को बनाया जाएगा। सॉरी। और लगभग इसी हिसाब से कांग्रेस का जो वर्किंग कमेटी होता है या कांग्रेस का जो अलग अलग ब्रांच होता था वो इसी हिसाब से बांटा भी गया था। लेकिन जब आज़ादी मिला तो सिचुएशन अलग था, क्योंकि आज़ादी के मिलते साथ पार्टीशन हो चुका था। और पार्टीशन में क्या हुआ कि लोगों को बहुत हाई लेवल पे देखा गया कि भाई वायलेंस होना स्टार्ट हो गया, कि अगर एक राज्य को दूसरे मतलब दो देश को बांटा गया वो भी धर्म के बेसिस पे, तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वायलेंस होना स्टार्ट हो गया। तो लीडर को डर हुआ कि अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग राज्यों को बांट दें तो फिर से वो वाला जो वायलेंस होने का खतरा होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, खतरा क्या होगा कि लोग, हो सकता है देश कहीं टुकड़ों टुकड़ों में कट न जाए, कि भाई एक राज्य है और उसमें एक ही तरह के लोग बोलने वाले हैं, एक भाषा के, तो ये लोग अपने में ज़्यादा कनेक्ट करेंगे और ये हो सकता है अपना अलग फिर राज्य से अलग देश का डिमांड करने लगे। समझ रहे हैं? तो इस वजह से, जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान के बाद उधर खालिस्तानी वाले खालिस्तान देश का डिमांड करने लगे, तो उसी तरीके से कहीं देश का और टुकड़ों में ना बढ़ जाए, देश के टुकड़े ना हो जाए, इस वजह से सरकार ने ये डिसाइड किया कि अभी ऐसा है कि जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से ही बंटवारा किया जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे या किसी और बेसिस पे डिवाइड नहीं किया जाएगा, स्टेट को नहीं बांटा जाएगा, ये सरकार ने तय किया। लेकिन लोगों को ये पसंद बात नहीं आई। जो खास करके जो चैलेंज था, नेक्स्ट चैलेंज क्या, पार्टीशन के बाद इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट तो हो गया, इंडिया का न्यू चैलेंज क्या था, ड्राइंग इंटरनल स्टेट बाउंड्रीज। इसके लिए लोगों के क्यों नहीं मजा आया? जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव था, इट हैड टू रिफ्लेक्ट इंडियाज लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी वाइल मेंटेनिंग नेशनल यूनिटी। कहने का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया कि जो बंटवारा पहले था वो प्रशासनिक था, बाद में ऐसा वर्तमान समय जो राज्य का बांटना था वो सिर्फ ये नहीं, कल्चर और इसको भी देख रहा था। ब्रिटिश के टाइम पे बाउंड्रीज जो ड्रॉ किया गया था सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधाओं के हिसाब से, कल्चर और लैंग्वेज के हिसाब से कुछ नहीं किया गया था, ये मैंने आपको बताया अभी। ठीक, तो जो नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होता है उसने प्रॉमिस भी किया था, मैंने आपको बताया कि उन्होंने प्रॉमिस किया गया था कि लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल एज द बेसिस फॉर द फॉर्मिंग स्टेट। जैसे कि नागपुर सेशन में कांग्रेस ने 1920 में ये बात कही थी, इस बात को भी एग्जैक्टली याद रखिएगा कि कौन से सेशन में, नागपुर के सेशन में 1920 में कांग्रेस ने ये बात की प्रॉमिस की थी कि जब भी हमारा देश आज़ाद होगा तो जो देश का इंटरनल स्टेट बाउंड्री ड्रॉ किया जाएगा वो किस बेसिस पे किया जाएगा, किस बेसिस पे किया जाएगा, लैंग्वेज के बेसिस पे। अब ये प्रॉमिस तो कर दिए थे, देश आज़ाद हुआ, लेकिन वहाँ के लोग तैयार नहीं थे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि लीडर्स को डर था कि कहीं और टुकड़ा ना हो जाए, तो इसी के खिलाफ स्टार्ट हुआ द आंध्रा मूवमेंट। ठीक है, इससे आपके पिछले साल भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो इससे मुझे लगता है 3 साल में एक या 2 बार क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बन चुके हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, दो के बहुत सारे क्वेश्चन बने, मैं अभी इसमें से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये देखिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस में तेलुगु स्पीकिंग पीपल जो थे मद्रास के, मद्रास एक बहुत बड़ा प्रोविंसेस था जिसमें कि अभी के कर्नाटका, केरला, ये सारे एरिया आता था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से सही था कि एक साउथ साइड के लगभग एक जोन को बना दिया गया था।
यहाँ के प्रोविंसेस ने डिमांड किया कि भाई हमें एक सेपरेट आंध्र प्रदेश चाहिए। क्या चाहिए? एक आंध्र प्रदेश चाहिए। और इसके लिए इन्होंने मूवमेंट करना स्टार्ट किया, जिसको कि हम लोग आंध्रा, ये विशाल आंध्रा मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस ईयर में कराया हूँ। वहाँ पे देखे होंगे कि भाई कि आंध्र प्रदेश के मांग के लिए जो डिमांड किया गया था, आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य के मांग के लिए जो आंदोलन किया गया था, उस आंदोलन का क्या नाम है? ठीक है, तो विशाल आंध्रा मूवमेंट नाम है। कभी कभी आप लोग कन्फ्यूज क्या कर जाइएगा कि द्रविड़ मूवमेंट लिखा रहेगा ऑप्शन में, ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ये लिखा रहेगा। द्रविड़ मूवमेंट, ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्टिंग में 1920 के टाइम ही हो चुका था, 20s के डेकेड में ही। ये मूवमेंट जो विशाल आंध्र मूवमेंट चला था, वो एक अलग आंध्र प्रदेश के तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए एक आंध्र प्रदेश बनाने का मांग था। ओके, और इसको जो लीड किए थे, उसके लीड करने के लिए एक लीडर्स थे हमारे, क्या कहते हैं, पुट्टी श्रीरामुलु। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई ऑल द पॉलिटिकल फोर्सेस ने इस टाइम पे जितने भी लीडर्स थे, पुट्टी श्रीरामुलु एक गांधीयन टाइप के लीडर्स थे, और वो फास्ट पे बैठ गए और बैठे रहे 56 दिन तक। वो फास्ट पे बैठे रहे और 56 दिन में उनका डेथ हो गया। अब उनका डेथ हो जाने से क्या हुआ, पूरे राज्य में, पूरे जगह हलचल पूरा मच गया, लोग वायलेंस में उतर गए, राइट्स करने लगे, पूरा दंगा फसाद स्टार्ट हो गया। तो इस वजह से सरकार को फिर एक्शन लेना पड़ा। पहले सरकार डिले कर रही थी, सरकार इग्नोर करने के पक्ष में थे, ताकि मतलब चलो ठीक है कैसे करके हो जाएगा, तो कुछ दिन बैठेंगे फिर उठ के चले जाएंगे, ये मूड में था। लेकिन पुट्टी श्रीरामुलु प्रॉपर गांधीयन लीडर्स थे, वो बैठे ही रह गए। 56 डे का फास्ट उन्होंने किया और उसके बाद उनके जान चले गई। ठीक है, तो सरकार के दरिकार आंदोलन तो तेज हो ही गया। जैसे मैंने बोला, पुट्टी श्रीरामुलु गांधीवादी नेता ठीक थे, 56 दिनों की भूख हड़ताल, और दिसंबर में 1952 उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और मृत्यु के होते साथ ही क्या हुआ कि मद्रास में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, हिंसा हुई, विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। कि सिर्फ इसमें दिक्कत था कि वहाँ के लोग ही नहीं, वहाँ के जो लीडर्स थे, ठीक है, वहाँ के जो लीडर्स थे वो भी इसमें पूरा शामिल थे। और यहीं से आप लोगों को पता है कुछ दिन में फिर क्या होता है, DMK एक पार्टी बनता है, ठीक है, द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम, ठीक है, जिसको CN अन्नादुराई जो लीड करता है। 1967 में उनकी गवर्नमेंट भी आती है। इसी लैंग्वेज के बेसिस पे उनका पूरा मूवमेंट चलता है, हिंदी का विरोध करने के लिए जो मूवमेंट चलता है, और वहाँ पे वो गवर्नमेंट बनाता है तमिलनाडु में। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनली ऑब्वियस जब 19 दिसंबर में उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्होंने आंध्र प्रदेश को बनाने का अनाउंस कर दिया दिसंबर में। जैसे उनकी मृत्यु हुई कि भाई ठीक है आंध्र प्रदेश बना रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश तो बन गया आपका 1953 में, 52 में अनाउंस किया, 53 में बन गया। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ ही जैसे आंध्र प्रदेश बना, तो राज्य देश के अलग अलग हिस्सों में जहाँ पे अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, उन सब जगह पे भी डिमांड आना स्टार्ट हो गया। ऑब्वियस सी बात थी। और यही एक मेजर रीजन था कि सरकार इग्नोर कर रही थी, सरकार डिले कर रही थी। कि सरकार को लग रहा था अगर एक जगह हम मान जाएंगे कि यहाँ पे दिया जाए, तो अब बाकी जगह से भी ये सवाल उठने लगेगा, कि बाकी जगह से भी डिमांड करने लगे। हुआ भी वैसा है, जैसे आंध्र प्रदेश बनाया गया, उसी के साथ साथ क्या हुआ कि अलग अलग जगह से ये डिमांड्स उठने लगे। ठीक है, तो उसे सिमिलर देखिए, लिंग्विस्टिक मूवमेंट के अक्रॉस में इंडिया एड्रेस द ग्रोइंग डिमांड्स, द सेंटर अपॉइंटेड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। एकदम से यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले, ये लाइन है, एकदम से नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन आपको फंसाते हैं यहाँ पे। वो क्या बोलेंगे, भाई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब अपॉइंट किया गया, कब इसका अपॉइंटमेंट हुआ, तो एकदम से नोट डाउन कर लीजिए। 1953 में इन्होंने रिपोर्ट कब दी, 55 में। इसके रिपोर्ट के बेसिस पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब बना, वो 56 में बना। तीनों बात अलग अलग है, तीनों बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए, अच्छा इसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो 1953 में बना था, इसको फजल अली आयोग, ठीक है, फजल अली आयोग भी कहते हैं, ठीक है, फजल अली कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके फजल अली क्या थे, चेयरमैन थे। तो इसको भी याद रखिएगा। कभी अगर ये पूछ लिया जाए कि फजल अली आयोग किससे रिलेटेड है, तो ये भी ध्यान रखिएगा किससे रिलेटेड है, वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन से रिलेटेड है। अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रिपोर्ट कब आया, ये याद रखिए 55 में, ठीक है, क्योंकि हर बार इससे पिछले बार जब क्वेश्चन आया था यहाँ से, बच्चे फंस गए थे
क्योंकि उनको 53 भी ऑप्शन में था, 55 भी था, 56 भी था। अगर यहीं पे लिखा रहे कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो वो कब आएगा? 56 में। ठीक है, पहले भाई कमीशन बना, कमीशन ने रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट के बेसिस पे सरकार ने पार्लियामेंट में एक्ट पास किया। 3 चीज़ अलग अलग है, तीनों का डेट अलग अलग है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो जब ये कमीशन बना, कमीशन ने क्या कहा, रिकमेंड किया कि स्टेट के बाउंड्रीज को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, लिंग्विस्टिक डिवीजन पे करना चाहिए। इससे पहले बहुत सारे कमीशन बने थे स्टेट को फॉर्मेशन इसके लिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, लैंग्वेज के बेसिस पे करना भी सही नहीं है। ठीक है, तो इनके रिपोर्ट इन्होंने कहा कि भाई नहीं, क्योंकि अगर लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं करते हैं, एक जगह ऑलरेडी कर चुके हैं, आंध्र प्रदेश बन चुका है, तो नहीं करेंगे तो बाकी जगह और मूवमेंट्स चलते रहेंगे और सरकार इसी मूवमेंट्स को दबाने में पूरा अपना जो रिसोर्सेस है खपत कर देगी। तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया भाई, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, जैसा कि मैंने आपको बताया। इन्होंने रिपोर्ट कब दिया भाई? 1955 में, इसको याद रखिए। 1955 में इन्होंने रिपोर्ट दिया और इस रिपोर्ट के बेसिस पे एक एक्ट आया, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ओके, इसको पार्लियामेंट के दोनों हाउस से पास किया गया और जब दोनों हाउस से पास किया गया तो इसमें क्या हुआ, उस टाइम पे 14 स्टेट्स बने और 6 यूटीज बने। ठीक है, जिसमें कि मैंने अब जैसे बताया कि मणिपुर भी एक यूटी था। ओके, तो ये जब रेडी हो गया तो अब इसके बाद स्टार्टिंग में सारे जितने भी लैंग्वेज था, सब लैंग्वेज को 14 स्टेट्स में नहीं लाया गया था। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र का जो रीजन था, वहाँ पे गुजराती भी था और मराठी लैंग्वेज वाले भी थे, तो धीरे धीरे वहाँ भी डिमांड होना स्टार्ट हो गया। पंजाब हरियाणा वाले में भी थोड़ा सा पंजाबी और हरियाणा का जो हिंदी वाला लैंग्वेज था, वहाँ पे भी डिमांड आना स्टार्ट हो गया। तो धीरे धीरे डिमांड्स बढ़ते गए। तो एक्सेप्टेंस ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स डिड नॉट मीन ऑल स्टेट्स बिकम लिंग्विस्टिक इमीडिएटली, मतलब तुरंत नहीं बना। इसके बाद धीरे धीरे जब जैसे जैसे डिमांड आया उस हिसाब से बनाते गए। बम्बई स्टेट फॉर्म हुआ था 1956 में, लेकिन जब लोगों ने यहाँ पे जन आंदोलन में प्रत्येक भाषा गुजराती लोग डिमांड किया, ठीक है, मराठी लोग डिमांड कर लिया, जब उधर आंध्रा वाले को दिए, तमिल वाले को दिए, तो मुझे भी दो। तो उन्होंने 1960 में फिर क्या हुआ, 56 में एक बार हो गया था 14 स्टेट्स, फिर यहाँ से स्टेट बढ़ गए। बम्बई राज्य को अलग कर दिया गया, महाराष्ट्र बना दिया गया मराठी भाषी के लिए, और गुजराती भाषा के लिए गुजरात राज्य बना दिया गया, जो कि अभी भी है। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ। इसके बाद क्या हुआ, फिर रीऑर्गेनाइजेशन कहाँ हुआ? पंजाब में। पंजाब में भी डिमांड चल रहा था, भाई पंजाबी स्पीकिंग लोग क्या कहते हैं, भाई सबको अलग अलग भाषा के हिसाब से लैंग्वेज राज्य दे रहे हो, मुझे क्या नहीं दे रहे हो, मैंने क्या गलती कर दिया? भाई मेरा कोई गुनाह तो नहीं है, मराठी वाले को दे दिए, गुजराती वाले को भी दे दिए, तो मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? तो पंजाब में भी 2 लिंग्विस्टिक ग्रुप था, एक पंजाबी स्पीकिंग था, दूसरा हिंदी स्पीकिंग था। जो हरियाणा वाला एरिया है वो हिंदी स्पीकिंग एरिया है, तो इन दोनों का अलग अलग डिमांड था। तो वहाँ भी बोला भैया ठीक है, तुम भी ले लो, और जो है यहाँ पे लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे 1966 में इसको भी 2 पार्ट में बांट दिया गया। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं एक्सेप्ट किया गया था 56 में, बस इसका जब बाद में बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगा तो पंजाब का जो सूबा था उसने पंजाब बन गया, जहाँ की पंजाबी स्पीकिंग के लोग रहने लगे, और एक पार्ट बन गया हरियाणा, जहाँ की हिंदी स्पीकिंग के लोग रहने लगे। ठीक है, फिर उसकी तरीके से अब बात था लैंग्वेज के साथ साथ रीजन का बात था। ठीक है, जैसे माउंटेन का हिली रीजन है, प्लेन रीजन है, तो हिमाचल प्रदेश भी सेपरेट हुआ। ठीक है, हिली एरिया से। और जो समय के साथ साथ क्या हुआ, बहुत जगह रीजनल मूवमेंट्स स्टार्ट हुए इकोनॉमिक इम्बैलेंस के और कल्चरल आइडेंटिटीज़ के साथ। मतलब कहीं पर अगर मान लीजिए आर्थिक असंतुलन का मतलब क्या है कि मान लीजिए जैसे बिहार और झारखंड है, तो झारखंड में रिसोर्सेस ज़्यादा था, तो वो क्या रहती, भाई मुझे बिहार के इसमें थोड़ा नीचे हो जा रहा हूँ, तो मुझे अलग कर दो, मेरे पास इतना रिसोर्सेस है। तो ये इकोनॉमिक इम्बैलेंस इसके बेसिस पे डिमांड हुआ, पहले तो लैंग्वेज के बेसिस पे, फिर कल्चर, फिर एरिया रीजन के बेसिस पे, फिर इकोनॉमिक इम्बैलेंस के बेसिस पे भी अलग अलग राज्य का डिमांड आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो 2000 में ठीक है 3 नए स्टेट्स बने। ठीक है, छत्तीसगढ़ बना जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ। ये क्वेश्चन भी आपके CUT में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। उत्तराखंड बना कहाँ से? उत्तर प्रदेश से, और झारखंड बना बिहार से। इन तीनों चीज़ को नोट डाउन कीजिए।
अच्छा, साथ में एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, गोवा का फॉर्मेशन, ठीक है, गोवा का फॉर्मेशन, तो इसको याद रखिए 1972 नहीं 1986, ओके 1972 में मणिपुर था, 1986, इसको एकदम से नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं। गोवा का वह फॉर्मेशन 1986, तो ये ऑलरेडी तो PYQ में भी है, तो कोई दिक्कत है नहीं आपको, ठीक है। PYQ में भी हम लोगों ने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। और 2014 में तमिलनाडु से भी एक अलग राज्य बनने का मांग भाई, ठीक है, तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने तेलंगाना बना, ठीक है, जो 29th स्टेट बना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है। आंध्र प्रदेश पहले बना, सबसे पहले लैंग्वेज के बेसिस पे बनने वाला राज्य, अब उसमें से भी 2 अलग अलग लैंग्वेज था, तो वो उन्होंने अलग डिमांड किया। 2014 में तेलंगाना भी एक नया राज्य बन गया, ठीक है। तो इसके बाद का अगर देखें तो चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, एक बार फिर से बता देते हैं आपको कि जो प्रिस्टाइन क्लासेस है, इसके हमारे द्वारा जो है जो डिफरेंट कोर्स है ITP, चाहे वो BA BEd का कोर्स हो, BSc BEd का कोर्स हो, BCom BEd का हो, चाहे लैंग्वेज का हो, या टीचिंग एप्टीट्यूड का अलग कोर्स हो, या नॉन डोमेन बैच हो, कोई भी अगर कोर्स चाहते हैं और आप अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस के साथ, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, टेस्ट से सारा कुछ एक में, ठीक है, ऑल इन वन का जो पैकेज है अभी फाउंडेशन कोर्स के थ्रू, आप इसको अभी हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। और इसका प्राइस जो है बहुत ही नॉमिनल प्राइस है आपके कोर्स के हिसाब से, ठीक है, जो कि 3500 है। और ऑफर में भी अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, ऑफर प्राइस अभी क्या चल रहा है 2450, ठीक है। तो इसमें अगर आप कोर्स के साथ जुड़ते हैं तो आपको ये सारे फीचर्स एक साथ में मिल जाता है, और इसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, बस आपको पढ़ाई करना है, कुछ भी कहीं से नहीं देखना है, क्योंकि वो सारा काम जो आपको मेहनत करना है, PYQ देखने का, ठीक है, अलग अलग नोट्स को पढ़ने का, कौन सा बुक पढ़े नहीं पढ़े, बहुत आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। एक बार यहाँ से कोर्स में जुड़ जाएगा तो सारा काम हम लोग करके आपको दे देंगे, बस आपको क्लासेस करनी है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, ओके। किसी भी प्रकार का कोई भी जानकारी चाहिए तो कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब स्टेट के साथ साथ देखिए, स्टेट में भी कुछ ऑनगोइंग डिमांड्स हैं, उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कुछ जगह पे अभी डिमांड चल रहा है कि भाई यहाँ पे एक नया स्टेट बनने का डिमांड चल रहा है। एक है विदर्भ का रीजन, ठीक है, महाराष्ट्र से में एक रीजन है जो विदर्भ एक अलग होना चाह रहा है मतलब। दूसरा एक हरित प्रदेश बनना चाह रहा है वेस्टर्न यूपी से, जो बुंदेलखंड साइड के एरिया का जो एरिया है ठीक है। दूसरा है क्या कहते हैं गोरखालैंड, जो कि वेस्ट बंगाल से अलग होना चाहिए। तो ये 2-3 जगह पे ऑनगोइंग डिमांड है, जो कि ये लोग मांग कर रहे हैं कि हमें भी एक अलग राज्य बना दिया जाए, ठीक है। तो ये हमारे अभी के डिमांड्स हैं। अब देखिए कि द प्रोसेस ऑफ स्टेट रिकॉग्निशंस कंटिन्यूज, मतलब लगातार चलते रहेंगे, ये नहीं कि ये एक टाइम का इवेंट्स नहीं है भाई। स्टार्टिंग में आप देखिए 1953 में स्टेट बना, 56 में कमीशन है, उस टाइम स्टेट बना, 60 में बना, 66 में बना, 72 में बना, ठीक है, मिजोरम मणिपुर ये सब उस टाइम पे बना। तो उसके साथ साथ जब भी ज़रूरत पड़ती रहती है उस टाइप से लोगों की डिमांड के हिसाब से, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब जो विविधता में एकता खोजने के प्रयास हम लोग करते हैं। और वो एकता कैसे होगा कि जब जो अलग अलग कल्चर्स है, अलग अलग लैंग्वेज है, उनको प्रॉपर रेस्पेक्ट दिया जाए, प्रॉपर उनको इज्जत दी जाए, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जहाँ से आपके सवाल बनते रहते हैं। तो इतना चीज़ अगर आप लोग देख लेंगे तो इससे आगे आपके सवाल नहीं बनेंगे। इसको बस अच्छे से देखिए, जो इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बताया, जो मैंने बताया कि ये PYQ से है, ये पॉइंट उन सब को नोट डाउन करके रखिए, उस पर स्पेशल नज़र डाल के रखिए, और इससे बाहर क्वेश्चंस आपके नहीं बनेंगे। तो आपसे मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपने मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए और जुड़े रहिए प्रिस्टाइन क्लासेस से। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।